आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या भारत को और रफाल फाइटर जेट्स की आवश्यकता है या नहीं। देखिए, भारतीय वायुसेना की तरफ से एक डिसीजन लिया गया है कि वो और LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट ऑर्डर करेंगे और ये फाइटर जेट लगभग 100 के नंबर में ऑर्डर किए जाएंगे। इस डिसीजन के बाद में एक डिबेट वापस से शुरू हुआ है कि अब जब 100 इंडिजिनस फाइटर जेट ऑर्डर किए जा रहे हैं तो क्या भारतीय वायुसेना को और रफाल फाइटर जेट्स की आवश्यकता होगी या नहीं। देखिए, जिस तरीके का प्लान भारतीय वायुसेना का है उसके हिसाब से साल 2025 तक भारतीय वायुसेना 3 स्क्वाड्रन से MiG-21 रिटायर करेगी। वहीं पर मिराज 2000 की 3 स्क्वाड्रन्स साल 2030 तक रिटायर की जानी है और MiG-29 UPG भी साल 2030 तक रिटायर किए जाएंगे। अगर जैगवार फाइटर बॉम्बर्स की बात की जाए तो इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 6 स्क्वाड्रन्स में ये फाइटर जेट अवेलेबल है। इन फाइटर जेट्स को रिसेंटली अपग्रेड किया गया था डैरिन 3 स्टैंडर्ड्स पर और माना जा रहा है कि साल 2035 तक ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को अपनी सर्विसेज देते रहेंगे। ये टोटल नंबर मिलाकर होता है 15 स्क्वाड्रन्स और साल 2035 तक भारतीय वायुसेना को ये 15 स्क्वाड्रन्स रिटायर करनी है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के पास में 12 से 13 स्क्वाड्रन्स में Su-30 MKI रह जाएंगे, 6 स्क्वाड्रन्स में LCA तेजस होंगे जिसमें से 2 स्क्वाड्रन मार्क 1 की होंगी और 4 मार्क 1A की। इसके अलावा 2 रफाल की स्क्वाड्रन्स भी भारतीय वायुसेना ने इंडक्ट की हैं और ये टोटल नंबर जाता है 20 स्क्वाड्रन्स का। आज की तारीख में भारतीय वायुसेना के पास में लगभग 30 स्क्वाड्रन्स हैं। ऐसे में आज के लेवल की स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए साल 2035 तक भारतीय वायुसेना को 10 और स्क्वाड्रन्स की आवश्यकता होगी और जो सैंक्शन 42 स्क्वाड्रन्स का नंबर है यानी कि 42 स्क्वाड्रन्स वाली रिक्वायरमेंट, उसके लिए 12 और स्क्वाड्रन्स की आवश्यकता होगी। देखिए, ये डिबेट चलता रहेगा कि क्या भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है या नहीं, लेकिन अभी के लिए जो स्ट्रेंथ सैंक्शन की गई है वो 42 की है और इसी वजह से सारे डिस्कशन वो 42 स्क्वाड्रन्स के चारों तरफ होते हैं। तो अब इस 22 स्क्वाड्रन रिक्वायरमेंट को लेकर अगर भारतीय वायुसेना 5 और स्क्वाड्रन LCA तेजस मार्क 1A ऑर्डर कर भी लेती है तो 17 और स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहेगी। वहीं पर अगर LCA तेजस मार्क 2 की बात की जाए तो इस फाइटर जेट की पहली उड़ान अगले साल 2024 में होने वाली है और आमतौर पर किसी भी फाइटर जेट को पूरी तरीके से ऑपरेशनल होने में लगभग 5 से 6 साल का समय लगता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को LCA तेजस मार्क 2 साल 2030 से ही मिलना शुरू होंगे। रही बात आमका की, तो ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को साल 2035 के आसपास मिलना शुरू होंगे। यानी कि अगर आज के नंबर मेंटेन करने हैं तो साल 2030 से अगर भारतीय वायुसेना को LCA तेजस मार्क 2 मिलना शुरू हो जाते हैं तो साल 2035 तक उनको लगभग 5 स्क्वाड्रन्स अपने बेड़े में शामिल करनी पड़ेंगी। ऐसा करने से भारतीय वायुसेना आज के लेवल पर पहुंच जाएगी, लेकिन फिर भी 12 और स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट वहां पर बनी रहेगी। वहीं अगर साल 2035 से भारतीय वायुसेना को आमका मिलना शुरू होते हैं तो आमका की पूरी डिलीवरी में लगभग 7 से 8 साल का समय लगेगा। ऐसे में साल 2042 तक भारतीय वायुसेना को सभी आमका मिल पाएंगे। यानी कि कहीं न कहीं यहाँ पर एक और फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट बनती है और ये 5 एडिशनल स्क्वाड्रन मार्क 1A खरीदने के बावजूद भारतीय वायुसेना की रफाल की रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं होती है। हालांकि अगर भारत सरकार, डिफेंस मिनिस्ट्री, भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL मिलकर LCA तेजस मार्क 2 और आमका की टाइमलाइन को स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है जहाँ पर भारतीय वायुसेना इंडिजिनस फाइटर जेट से ही अपनी पूरी रिक्वायरमेंट पूर्ण कर सके। लेकिन उसके लिए भारत सरकार को पहले आमका के फंड्स अप्रूव करने पड़ेंगे, DRDO को जल्द ही इन फाइटर जेट की पहली उड़ान करानी पड़ेगी और HAL को उतनी ही तेजी से इन फाइटर जेट को बनाना पड़ेगा। इसके अलावा MRFA के साथ में बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट भी जुड़े हुए हैं। हम सभी ने ये चीज ऑब्जर्व की है कि आमका के लिए जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने की कोशिश की जा रही है वहां पर कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने नहीं आ रही है और इन कंपनीज की तरफ से कोशिश की जा रही है कि DRDO और HAL को इस इक्वेशन से हटाकर फॉरेन OEM के साथ में आमका बनाया जाए जहां पर टेक्नोलॉजी बाहर से ली जाए। और ये जो DRDO की तरफ से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पुश की जाती है उस चीज को ओवरकम करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी रिव्यू करके अपने रिकमेंडेशंस देने वाली है कि कैसे DRDO को इस इक्वेशन से हटाया जाए और जो टेक्नोलॉजी बाहर से अवेलेबल है तो उसको भारत में डेवलप करने के लिए पैसे क्यों इन्वेस्ट किए जाए। वैसे मेरा मानना है कि ये सोच आत्मनिर्भर भारत वाली सोच से बिल्कुल अलग है, लेकिन समय बताएगा कि आगे चीजें कैसे होने वाली हैं।